जो हमारे पास इनका विवरण उपलब्ध है उसके आधार पर अगर हम कहें तो इनकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और धनु राशि की। अब देखिए, मिथुन लग्न ऐसा लग्न है जो बहुत प्रखर माना जाता है, बहुत ताकतवर माना जाता है, और मिथुन लग्न के लोग अमूमन दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं, और वो ताकत यहाँ पर लग्न से आप देख सकते हैं। सप्तम से पराक्रम के मामले में, साहस के मामले में, शक्ति के मामले में, अपनी बात को रखने के मामले में। इसलिए मिथुन लग्न और धनु राशि का जो कॉम्बिनेशन है वही इनके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मिथुन लग्न के लिए मंगल और सूर्य दोनों ही अपोजिटर होते हैं, दोनों ही विरोधी होते हैं। हालांकि इस कुंडली में मंगल भी उच्च राशि में बैठा हुआ है, मकर में है, अष्टम भाव में, और सूर्य भी उच्च राशि में है, मेष राशि में, इनके एकादश भाव में। मंगल और सूर्य दोनों अपनी अपनी उच्च राशियों में विद्यमान हैं, और जब आपके अपोजिटर इतने ज्यादा मजबूत होंगे तो मुश्किलें भी बहुत ज्यादा होंगी, मुश्किलें भी आसान नहीं होंगी। और मंगल और सूर्य की अत्यधिक ताकत भी मुश्किलें भी आसान नहीं होंगी। और मंगल और सूर्य की अत्यधिक ताकत भी कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किलें पैदा करती है। और उच्च राशि में मंगल सूर्य का पाया जाना जीवन में फायर बढ़ा देता है, और जब भी कुंडली में फायर बढ़ेगा आप मुश्किलों में तो आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो कल। एकादश भाव में 11th हाउस में अगर इनकी कुंडली का एकादश भाव देखें तो वहां पर मेष राशि है, और वहां पर जो खास चीज है वो वही मौजूद है, सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति और सूर्य के योग को हम गुरु आदित्य योग कहते हैं, और गुरु आदित्य योग का एकादश स्थान में पाया जाना ये बताता है कि व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त करेगा। और आसाराम बापू ने सूर्य और गुरु की युति की वजह से धर्म के क्षेत्र में भयंकर सफलता प्राप्त की है। कथावाचक के तौर पे, प्रवचन देने वाले के तौर पर इनका नाम और यश है तो सूर्य और बृहस्पति ही हैं, जो इनकी कुंडली के 11th हाउस में एकादश भाव में विद्यमान है। बृहस्पति का प्रभाव है इनकी कुंडली में, पंचम भाव को गुरु देख रहा है, तृतीय भाव को देख रहा है गुरु, सप्तम भाव पर चंद्रमा को भी देख रहा है। बृहस्पति का इतना ज्यादा शुभ प्रभाव होना ये बताता है कि आपका संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली धर्म से कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति का मतलब होता ही है धर्म। धर्म के क्षेत्र में या धर्म संबंधी कार्यों के क्षेत्र में आप बहुत सारा नाम यश प्राप्त करते हैं, क्योंकि बृहस्पति इनका बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। 11th हाउस में है, मंगल के घर में है, और चंद्रमा से पंचम भाव में विद्यमान है। अद्भुत है बृहस्पति। और शुक्र इनका वर्गोत्तम है, नवमांश में भी और लग्न में भी सेम राशि में बैठा हुआ है। शुक्र का वर्गोत्तम होना और बृहस्पति का इतना ज्यादा मजबूत होना इनके अद्भुत प्रसिद्धि का कारण है। और यकीन मानिए ये प्रसिद्धि अभी भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। बहुत बड़े इनके धर्मांध भक्तों का एक समूह है, इनके भक्तों का एक समूह है जो इनके पीछे भाग रहा है, अभी भी है, काफी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बृहस्पति का प्रभाव कमजोर है, शुक्र का प्रभाव कमजोर है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है। नहीं, जो इनके भक्त हैं वो आज भी इनके पीछे दौड़ रहे हैं, और जिनके लिए आसाराम बापू पहले थे, उनके लिए आसाराम बापू आज भी, यानी इनके भक्त इनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। और उसके पीछे इनकी कुंडली का बृहस्पति है और ताकतवर शुक्र है, कि पूरी तरह से समर्पित हैं, और उसके पीछे इनकी कुंडली का बृहस्पति है और ताकतवर शुक्र है। इनकी लग्न कुंडली बहुत ताकतवर नहीं है। अगर आप इनकी लग्न कुंडली देखें तो अष्टम में मंगल है, एकादश भाव में सूर्य गुरु बैठे हुए हैं, दशम भाव में नीच का बुध बैठा हुआ है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो लग्न कुंडली से बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। लेकिन ज्योतिष में केवल लग्न कुंडली का अध्ययन नहीं होता, लग्न कुंडली के अलावा हम सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली भी देखते हैं, और सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली इनकी जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली है, जरूरत से ज्यादा ताकतवर है। आसाराम बापू की कुंडली का जो प्रचंड राजयोग है वो चंद्र कुंडली से प्रकट होता है। इनकी चंद्र कुंडली को आप सामने रख के देखेंगे, आपको सारी कहानी समझ में आएगी कि कैसे एक व्यक्ति इतनी ज्यादा ऊंचाइयों को छू सकता है। ये बात आपको लग्न से समझ में नहीं आएगी।
और चंद्रमा की इतनी ज्यादा ताकत की वजह से और चंद्र कुंडली के इतने ज्यादा प्रबल होने की वजह से इनको जीवन में इतनी थी। और आज के डेट में देश विदेश में आसाराम बापू के जानने और मानने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा ने इनको अपूर्व सफलता प्रदान की है और साथ ही साथ सोने पे सुहागा बृहस्पति भी का कहता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कुंडली में सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर सब कुछ बहुत ही अच्छा होता, कुछ भी बुरा नहीं होता, तो आसाराम बापू को जेल जाने की नौबत नहीं आती। इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप नहीं लगते, इनके ऊपर तमाम तरह के विवाद नहीं आते। वो क्यों आए? ऐसा क्या है इनकी कुंडली में जिसकी वजह से आसाराम बापू विवादों में घिर गए, जेल जाने की नौबत आ गई और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी चल रहा है। मुकदमे की सुनवाई चल रही है, तमाम विवाद आज भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या है इनकी कुंडली की समस्या? आइए समझते हैं। देखिए, इनकी जो कुंडली है मिथुन लग्न की, मिथुन लग्न का जो स्वामी होता है, जो लॉर्ड होता है, वो बुध होता है। बुध इनका अस्त भी है और केतु से पापक्रांत भी है। बुध इनका पूरी तरह से पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है और अस्त भी है। लग्न का जो स्वामी होता है ना, वो आपकी कुंडली की ताकत है, स्ट्रेंथ है। अगर घर की मुख्य द्वार की चाबी ही नहीं रहेगी, घर में कितने भी पैसे क्यों ना हो, आप घर में घुस नहीं सकते। इसी तरह से आसाराम बापू की कुंडली में तमाम राजयोगों के बावजूद चूंकि लग्न का स्वामी, कुंडली का नायक स्वयं अस्त हो गया है, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं बुध ने अकेले ही पैदा कर दी। एक तो बुध नीच का है, दूसरा पापक्रांत है और तीसरा अस्त है। इसलिए बहुत सारी मुश्किलें अकेले बुध पैदा करता है और इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता नहीं देता, मुश्किलें बढ़ा देता है। अब बुध जो चौपट हुआ तो हुआ, कुंडली में नीच राशि में विद्यमान है और मेष राशि का शनि जब भी कुंडली में होगा, नीच का शनि होगा, सूर्य के साथ उसका संबंध होगा, आप किसी न किसी विवाद में पड़ेंगे ही। और वो बात भी आसाराम बापू के साथ लंबे समय से चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही, काफी लंबे समय से तमाम विवाद आसाराम बापू के साथ जुड़े हुए हैं। पहले भी इनके ऊपर आरोप लगे थे, पहले भी तमाम तरह के विवाद हुए थे। ये बात और है कि तब समय बेहतर था, इसलिए बाहर निकल के चले आ रहे थे। लेकिन इस बार ये शनि का नीच का होना इनके लिए भारी पड़ गया और ये विवादों के अलावा मुकदमेबाजी, कारावास, कारागार तक पहुंच गए। यानी अगर कुंडली के दो हम मुख्य गड़बड़ियों की बात करें तो एक तो बुध का नीच का होना, बुध का अस्त होना और बुध का पापक्रांत होना एक बड़ी भारी समस्या है जो इनको मुश्किलों में उठाकर पटक दिया है। और दूसरी बड़ी भारी समस्या है नीच का शनि होना और सूर्य के साथ शनि का पाया जाना, जो इनको विवादों का बापू बना देता है। मिथुन लग्न का हीरो अमूमन बुध पाया जाना, जो इनको विवादों का बापू बना देता है। मिथुन लग्न का हीरो अमूमन बुध होता है जो बहुत कमजोर है और कुंडली का जो विलेन होता है वो होता है मंगल। और इनका मंगल बहुत ज्यादा मजबूत है, न केवल उच्च राशि में बैठा हुआ है बल्कि अष्टम भाव में विद्यमान है। और अष्टम भाव विवादों का, मुकदमे का, जेल, पुलिस कचहरी का होता है। और मंगल तो भैया मुकदमे का, पुलिस कचहरी का, जेल यात्रा का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसीलिए मंगल का इतना ज्यादा मजबूत होना इनके साथ मुकदमेबाजी और जेल यात्रा जैसी स्थितियां बना रहा है। मंगल ही इस कुंडली का ऐसा ग्रह है जिसने इनको जेल के दर्शन करा दिए हैं और मामला लटके पे लटका चला जा रहा है, कोई राहत की स्थिति नहीं बन रही है। इनकी अपनी कुंडली में राहु और केतु बहुत फेवरेबल नहीं है। और अगर हम गोचर की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो ब्रह्मांड में भी राहु और केतु इनके लिए फेवरेबल नहीं है। तकरीबन वैसे ही राहु केतु इस समय ब्रह्मांड में है जैसे इनकी कुंडली में है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, अनावश्यक इनको फंसाया गया है, वो तो बहुत सज्जन आदमी है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मामला गड़बड़ है, बिल्कुल ठीक हुआ इनको फंसाया गया, बिल्कुल ठीक हुआ जो हो रहा है। यानी राहु और केतु की जो पोजीशन है ना, वो इनके चाहने वालों में भी, इनके न चाहने वालों में भी एक भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। चीजें आज तक बहुत क्लियर नहीं है कि दरअसल मामला क्या है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है और मामला लगातार चलते चला जा रहा है, क्योंकि राहु का मतलब होता ही है कल्पना। इसलिए राहु और केतु एक कल्पना जैसी, एक कंफ्यूजन जैसी पोजीशन इनके लिए आज भी बनाए हुए हैं। तो आसाराम जी बापू की कुंडली में जो बुध का अस्त होना है, शनि का नीच राशि में होना है और मंगल का इतना ज्यादा ताकतवर होना है, वही इनके बवाल का, वही इनके विवाद का कारण है। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर कुंडली तो ये कहती ही है, लेकिन आखिर होगा क्या आसाराम बापू का, क्या होने
होने वाला है न्यायिक मामला क्या है। देखिए, हम ज्योतिष की चर्चा करेंगे, हम न्यायिक मामले की चर्चा नहीं करेंगे। और ज्योतिष के हिसाब से अगर समझें तो आसाराम बापू की वर्तमान महादशा है शनि की और अंतरदशा है बुध की। शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा, और दोनों ही ग्रह इस कुंडली में सुपर चौपट हैं। आपको शुरू में ही बताया कि बुध अस्त है, नीच का है, शनि भी बहुत ही चौपट है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ये भी नीच का है। तो शनि में बुध की दशा इनके लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है। दोनों ही ग्रह नीच के हैं और इनके लिए बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, इनके लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल हैं। इसीलिए शनि में बुध की दशा में न तो कोई रास्ता समझ में आ रहा है, न तो कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, गोचर में राहु भी जहां बैठा हुआ है कन्या राशि में, वहां से इनके लिए लगातार समस्याएं दे रहा है। विवादों के थमने का सिलसिला समाप्त ही नहीं हो रहा। राहु एक से एक इनके ऊपर आरोप लगवा रहा है। कभी कहवा देता है कि गवाहों के साथ ऐसा हो गया, कभी एक नया मामला सामने आ जाता है, कभी कोई आरोप लगा देता है, कभी कोई आरोप लगा देता है, कभी कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आ जाता है, कभी आश्रम पे छापा पड़ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसके लिए राहु जिम्मेदार है। और ये समस्याएं एक एक करके पुरानी से पुरानी चीजें बाहर निकलती चली जा रही है। इसके लिए शुद्ध रूप से राहु ही जिम्मेदार है और राहु समस्याएं लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। राहु इनके लिए कोई रास्ता नहीं दे पा रहा है। इस समय इनका समय कठिन है। महादशा अंतरदशा बहुत ही बुरी है और उसके अलावा गोचर में राहु और भी ज्यादा बुरा है। तो थोड़ी बहुत उम्मीद आप बृहस्पति से कर सकते हैं। बृहस्पति भी इतना ज्यादा कम से कम फेवरेबल नहीं दिखाई देता है। अब क्या होगा इनका? क्या कभी इस मामले से बाहर आ पाएंगे या ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी? देखिए, ज्योतिष कहता है कि जनवरी 2016 के अंतिम समय में राहु अपनी राशि परिवर्तित करेगा और राहु ही इस तमाम ऊधम के पीछे जिम्मेदार है, तमाम कॉन्स्पिरेसी के पीछे, तमाम षड्यंत्र के पीछे, तमाम भ्रम के पीछे। इसीलिए जनवरी 2016 के अंत में जब राहु अपनी राशि परिवर्तित करके सिंह राशि में जाएगा, तब इनका समय सुधरता हुआ दिखाई देगा। जनवरी 2016 के अंत में आप ये देख सकते हैं कि इनका समय धीरे धीरे बेहतर होगा और 2016 में बहुत हद तक अपनी मुश्किलों से ये बाहर आते हुए दिखाई देंगे। एक एक करके हर 2016 में बहुत हद तक अपनी मुश्किलों से ये बाहर आते हुए दिखाई देंगे। एक एक करके हर मामले से जनवरी 16 के अंत के बाद से इनकी चीजें लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन ये पूरी तौर से तब ठीक होंगे जब शनि इनकी अपनी राशि में चला जाएगा। शनि इनकी अपनी राशि में जाएगा जनवरी 2017 में। जनवरी 2017 में शनि धनु राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से हम ये कह सकते हैं ज्योतिष के हिसाब से कि आसाराम बापू अपनी सारी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पे अभी का वक्त कठिन है, जनवरी के अंत तक बेहद कठिन है और जनवरी के अंत के बाद से इनका वक्त बेहतर होना शुरू होगा। और जनवरी 2017 के बाद से आप देख पाएंगे दोबारा से आसाराम बापू को प्रवचन देते हुए, दोबारा से अपने भक्तों के साथ समागम करते हुए और दोबारा से धर्म के उपदेश प्रदान करते हुए।